Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 7, right? Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 8. And the title of the chapter is Law and Social Justice. So बच्चों हम देख लेते हैं कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. So in this chapter we are going to learn about the social justice and its significance in addressing social inequalities. After that, we are going to understand what is the purpose and impact of laws which is related to social justice. After that, we are going to explore the specific laws which is aimed at protecting the rights of marginalized group. And at last, we are going to analyze real life scenarios to understand the application of these laws. So all these are the topics जो कि हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं. So let's start with the chapter. तो सबसे पहले आपको दिया गया है इंटरैक्टिव एज यूजुअल. सो आपको इंटरैक्टिव में बच्चों एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है और आपको कहा गया है इन इंडिया एवरीडे लैक ऑफ वर्कर्स लीव देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क. मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया में हर दिन बहुत सारे वर्कर्स क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ के जाते हैं ताकि वो काम को ढूंढ पाए. सिमिलरली जो वर्कर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, who are paid on a daily basis, जिनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, also being exploited by the owners, और इनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है. और इनको एक्सप्लॉइट कौन करते हैं, उनके ओनर्स करते हैं, as they are paid less, क्योंकि उनको पैसे कम मिलते हैं. टू एड्रेस दिस इशू जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है मिनिमम वेज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. नाउ आपको क्या करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ये पता करना है, फाइंड आउट करना है कि अमाउंट कितना है मिनिमम वेज का जो कि पे किया जाता है वर्कर्स को, राइट. सो आप इसको फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि है नीड फॉर सोशल जस्टिस. तो हम देखने वाले हैं कि क्यों इतनी ज़रूरत है सोशल जस्टिस की. सो बच्चों, सोशल इनइक्वालिटीज आर स्पेशली कंसर्निंग फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड कम्युनिटीज इन इंडिया हु आर ऑफन ट्रीटेड एज अनटचेबल्स. सो बच्चों, अगर हम सोशल इनइक्वालिटीज की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, और स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता है. नाउ दिस हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर सोशल जस्टिस. इसी की वजह से हमें क्या है, हमें बहुत ही अर्जेंट नीड थी सोशल जस्टिस की alongside the economic justice. Now while everyone has the right to equal opportunities, जो social justice होता है बच्चों वो specifically address करता है the needs of marginalized groups, recognizing that applying the same rules to them can perpetuate inequality. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि सोशल जस्टिस का मतलब भी क्या है कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, राइट. लेकिन अगर हम देखते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है. तो जिस दिन हम इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट करेंगे तब हम बोलेंगे कि जो सोशल जस्टिस है वो सबके साथ ही हो रहा है और हम इनइक्वालिटी को अवॉइड कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क. ये क्या करता है बच्चों, एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है फॉर इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एज वेल. नाउ जो गवर्नमेंट है वो इनैक्ट करती है बहुत सारे लॉज को ताकि वो प्रमोट कर पाए सोशल जस्टिस को, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट पे बेस्ड होते हैं एंड विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. और ये सारे ही राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे गए हैं. बिलो आर सम लॉज. अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ लॉज दिए हुए हैं जिनका एम ही यही था कि वो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगे. सो सबसे पहला जो आपके पास एक्ट है दैट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट, राइट. और ये आया था 1948 में. सो बच्चों, जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट था विच इज 1948, ये सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को बाय बाइंडिंग द एम्प्लॉयर्स टू पे देयर वर्कर्स द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट. तो इसके अंतर्गत बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, सो मिनिमम वेज एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज को फिक्स करके रखा हुआ है कि आप इस अमाउंट से कम अमाउंट नहीं दे सकते हैं, और ये जो अमाउंट है ये टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है. एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज मेंट टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स. और बच्चों इसको पास ही क्यों किया गया, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए वर्कर्स को. एंड देयर आर ऑल्सो लॉज
जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। नाउ ये आपको हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि जितने भी रिलेशंस हैं बिटवीन द थ्री पार्टीज, मतलब कि द वर्कर, द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, आर गवर्न्ड इन अ मैनर जिससे कि तीनों में से कोई भी एक्सप्लॉइट ना हो, राइट। फिर है हमारे पास बच्चों द चाइल्ड लेबर विच इज द प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि आया था आपका 1986 में। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो बैन करता है चाइल्ड लेबर को, मतलब कि आप किसी भी चाइल्ड से लेबर नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। हाउएवर वी ऑल्सो नो दैट, लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि स्टिल एम्प्लॉयड है फैक्ट्रीज में, आपके रोड साइड ढाबा में, रेस्टोरेंट्स में, और इवन डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह भी बच्चों को रखा जाता है। नाउ ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसका एम क्या है, ताकि वो प्रोहिबिट कर पाए एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज इन सर्टेन एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वो रेगुलेट भी कर पाए उनके वर्किंग कंडीशंस को। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों दैट लेज डाउन, क्या बोलता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड to work in any factory or mines or engage in any other hazardous employment। तो बच्चों इसके तहत हमें क्या बोला जाता है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी चाइल्ड जिसकी एज 14 साल से कम है उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, या फिर आप उसको एंगेज नहीं कर सकते किसी भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है बच्चों चाइल्ड लेबर की, राइट। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट एक्ट जो कि था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि आया था 2005 में। सो बच्चों जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में आया था उसका एम क्या था, ताकि वो सेफ गार्ड कर पाए वाइफ को और फीमेल लिव इन पार्टनर्स को फ्रॉम दी वायलेंस विच इज इन्फ्लिक्टेड बाय देयर हस्बैंड्स और मेल लिव इन पार्टनर्स और देयर रिलेटिव्स। सो बच्चों इस एक्ट का मेन बेसिक एम ये था कि जो भी वुमेन हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं या फिर मेल लिव इन पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं या फिर रिलेटिव्स के साथ हैं, तो वो तीनों ही जो भी कोई भी क्या करता है डोमेस्टिक वायलेंस को करता है अगेंस्ट द वुमेन, उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक्ट बनाया गया था। सो बच्चों डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एज डिफाइंड बाय द एक्ट एनकम्पासेस फिजिकल, जब आप फिजिकल वायलेंस करते हो, वर्बल वायलेंस करते हो, इमोशनली अब्यूज करते हो, इकोनॉमिकली अब्यूज करते हो, एज वेल एज अगर आप हरासमेंट कर रहे हो थ्रू दी डाउरी डिमांड्स, मतलब कि दहेज की मांग कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग और हर रिलेटिव, तो आप पे ये एक्ट लागू होता है। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि पास किया गया था 2005 में। फिर हम बात करेंगे बच्चों न्यू लॉज की जो कि हमने बनाए थे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो बच्चों बैक इन 1984 जो इंडिया है, इंडिया के पास इतने लॉज नहीं होते थे ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए एनवायरनमेंट को। इवन द वंस दैट एग्जिस्टेड वरंट एनफोर्स मच, और जितने भी लॉज हमने बनाए हुए थे उनको हमने इतने इन्फोर्स भी नहीं किया था। जो कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, वो पॉल्यूट करती थी एयर को एंड वाटर को फ्रीली विदाउट एनी रूल्स एंड होल्डिंग देम बैक, कोई भी रूल नहीं होता था जो कि उनको होल्ड बैक करके रखे। इसी वजह से बहुत सारा एयर और वाटर पॉल्यूट होते जा रहा था, विच मीन्स कि हमारे जो रिवर्स है, हमारा जो एयर है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था और जो लोगों की हेल्थ है वो भी इग्नोर की जा रही थी, राइट। But according to the directive principles of the state policy and fundamental rights, it's every citizen's job to take care of the nature। मतलब कि हर एक सिटीजन की, आपकी, हमारी, सबकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेचर की टेक केयर करें। सो वी आर सपोज टू लुक आफ्टर द थिंग्स जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ताकि हम लाइफ को बेटर कर पाए, ताकि हम फॉरेस्ट को बेटर कर पाए, ना कि उनको और ज़्यादा खराब कर पाए। उसके लिए आए हमारे एक्ट, जिसमें से फर्स्ट है आपका द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में लागू हुआ था।
सो बच्चों, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वो इनैक्टेड हुआ था 1986 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोवाइड करवाना है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। नाउ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, गवर्नमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस फैक्ट को लेके, दैट अ क्लीन एनवायरमेंट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। मतलब कि अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो एनवायरमेंट का क्लीन होना बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे एनवायरमेंट एज द पब्लिक फैसिलिटी। सो बच्चों, इन रिसेंट ईयर्स व्हाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। तो कोर्ट्स क्या आई हैं बच्चों? कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स निकाले हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग। दीज हैव समटाइम्स अफेक्टेड पीपल लाइवलीहुड एडवर्सली, जिसकी वजह से जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हुई है। नाउ द चैलेंज इज टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। हमारा चैलेंज क्या है कि कब हम इनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे जहां पे हर किसी को बेनिफिट हो फ्रॉम अ क्लीन एनवायरनमेंट। ओनली देन जो बेनिफिट है ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट दैट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल। मतलब कि ये जो बेनिफिट्स हैं वो तभी सारे लोग शेयर कर सकते हैं। नाउ अ क्लीन एनवायरनमेंट विल बी बिकम अ पब्लिक फैसिलिटी, एंड जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो क्या बन जाएगा बच्चों? पब्लिक फैसिलिटी। नाउ यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रेजेडी दिया हुआ है विच इज अबाउट द भोपाल गैस स्ट्रैटेजी, इंडियाज वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इन 1984 हमें बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग गैस लीक देखने को मिला था एट दी यूनियन कार्बाइड भोपाल फैक्ट्री, रिलीज टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट एंड क्लेमिंग ओवर 8,000 लाइव्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंजरीज हमें देखने को मिली, राइट। तो बच्चों 1984 में क्या हुआ था? गैस लीक हुआ था। कहाँ पे बच्चों? आपके कार्बाइड भोपाल फैक्ट्री में, और रिलीज हुआ था एक केमिकल जो कि था टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से 8,000 लोगों की जान गई थी एंड इंजरीज भी हुई थी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोगों को। नाउ द सर्वाइवर्स मेनली कौन थे बच्चों? लो इनकम फैमिलीज, एंड दे सफर्ड फ्रॉम दी, उनको कौन कौन से इश्यूज हुए बच्चों? रेस्पिरेटरी इश्यूज हुए, आई डैमेज हुआ, बर्थ डिफेक्ट हमें देखने को मिले, लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिले। सो जो कॉर्पोरेट की नेग्लिजेंस थी एंड जो एनवायरमेंटल इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यूनियन कार्बाइड प्रायोरिटाइज प्रॉफिट्स ओवर सेफ्टी। तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों कि जो कंपनी थी उसने क्या किया? प्रॉफिट्स को ज्यादा देखा, लोगों की सेफ्टी के बारे में ध्यान नहीं दिया, एंड जैसे कि डिसरिगार्डिंग ऑफ वार्निंग साइंस ऑफ पोटेंशियल लीक्स, सेफ्टी ऑडिट्स नहीं करवाए, मेंटेनेंस नहीं देखा, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड इस नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ बच्चों? कंटामिनेटेड हुआ वाटर रिसोर्सेज, उसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिला, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डैमेज हमें हुआ, राइट। नाउ कमिंग टू सर्वाइवर एंड एक्टिविस्ट डिमांड। सो जो सर्वाइवर्स थे और एक्टिविस्ट थे उनकी डिमांड क्या क्या थी? कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, राइट। देन एडिक्वेट हेल्थ केयर उनको दी जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी उन्हें यूनियन कार्बाइड से एंड इट्स सक्सेसर विच इज डॉ केमिकल। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राडिशन चाहिए ऑफ यूसी चेयरमैन एंडरसन टू फेस क्रिमिनल चार्जेस। मतलब कि जो उसका चेयरमैन था एंडरसन, कहा गया कि उसको क्रिमिनल चार्जेस भी लगने चाहिए। नाउ व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द सेटलमेंट? सो the $470 million settlements between the Indian government and Union Carbide हमें देखने को मिला, which was widely criticized as inadequate। उसको कंसिडर किया गया कि वो inadequate है as considering the scale of the disaster। मतलब कि जितना बड़ा डिजास्टर हमें देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है that is very less। नाउ रीसेंट स्टडी क्या रिवील करती है कि ऑनगोइंग कंटामिनेशन ऑफ द लोकल वाटर सोर्सेज, उसके अलावा इंक्रीज रेट ऑफ कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट हमें देखने को मिले हैं, inadequate compensation and support देखने को मिला है for the survivors। So the Bhopal gas tragedy serve as a stark reminder of the importance of corporate accountability, also environmental responsibility and social justice। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उससे हमें क्या चीज़ रिमाइंड होती है कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कॉर्पोरेट का अकाउंटेबिलिटी, एनवायरमेंटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस, राइट। So that is all about Bhopal gas strategy. Now coming to lesson echo.
सो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो इनैक्ट करती है बहुत सारे लॉज को जो कि प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस को, विच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जो कि गारंटी करती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा मिनिमम वेज एक्ट को इन 1948 जो कि सेफगार्ड करती है इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। कैसे? बाय बाइंडिंग द एम्प्लॉयर्स टू पे देयर वर्कर्स द मिनिमम वेज विच इज फिक्स्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ले डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस, राइट। उसके अलावा हमने देखा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि इनैक्ट हुआ था 2005 में। इसका एम क्या था? सेफ गार्ड करना वाइफ को और फीमेल लिव इन पार्टनर्स को फ्रॉम दी वायलेंस। उसके अलावा हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखा जो कि इनैक्टेड हुआ था 1986 में, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे प्रोवाइड करवाना फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा कि जो क्लीन एनवायरनमेंट होता है इट विल बिकम अ पब्लिक फैसिलिटी एज वेल। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा लास्ट चैप्टर भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे एंड आई होप कि आप अच्छे से इन्हें रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे एंड आप एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।